Hello everyone. So today we will discuss about introduction to material management. In this we will discuss about meaning, importance, objective and function of material management. So let's start. So material management वर्ड ही हमें बता रहा है कि क्या है मटेरियल को मैनेज करना. मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ते हैं कि उसके लिए प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना. सो जब हम मटेरियल के लिए प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उसे कंट्रोलिंग करते हैं, ये सब किसके अंडर आ जाता है? हमारे मटेरियल मैनेजमेंट के अंडर. Meaning of material management. Material management is the management of the flow of material into an organization to the point where those material are converted into the finished product. यानी कि एक फर्म है वो क्या बनाती है? प्रोडक्ट बनाती है. एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो उसके लिए उसे क्या चाहिए होता है? ऐसा तो होता नहीं कि वो सीधा फिनिश्ड प्रोडक्ट ही बन के निकलता है. पहले रॉ मटेरियल आता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, पैकेजिंग होती है, देन वो क्या फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. तो मटेरियल मैनेजमेंट क्या है कि वो सारा मटेरियल जैसे हमें मिलता है, जहाँ से हम रॉ मटेरियल को प्रोक्यूर करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है और टिल वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, वहां तक की सारी प्रोसेसिंग को मैनेज करना किसके अंडर आता है? मटेरियल मैनेजमेंट के अंडर. Material management deal with planning, executing and controlling the flow of material. अब हमने flow of material देख लिया कि procurement of materials, raw material से लेके finished product तक जितना भी flow होता है उसके regarding planning करना, executing करना, controlling करना, वो किसका काम है? material management का. अब वो material management किसके, जो हमारा flow of material control करती है वो किसके उस पे करती है? कि quality के उस पे, availability पे, कि raw material कितना available है. अगर हमारा raw material हमें easily अवेलेबल होता है तो हम उसका कम स्टॉक रखते हैं ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम और ले लेंगे. वरना अगर हमें वो हार्डली अवेलेबल है तो हम क्या करते हैं? उसका स्टॉक ज़्यादा रखते हैं ताकि हमारी प्रोसेसिंग ना रुके. ऐसे ही उसकी डिमांड क्या है, प्राइस क्या है. जब प्राइस कम होता है तो हम सोचते हैं कि अभी ही हम थोड़ा ज़्यादा ले लें ताकि जब आगे प्राइस बढ़े तो हमारे पास ऑलरेडी वो स्टॉक में हो. तो मटीरियल मैनेजमेंट में हम बहुत से फैक्टर को देख के मटीरियल को मैनेज करते हैं, उसके फ्लो को मैनेज करते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट. अब हमने मटेरियल मैनेजमेंट का मीनिंग देख लिया, उससे हमें जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो हमें वो और क्लियर हो जाएगा कि उसका क्या पर्पस है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. कि मटेरियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव 2 कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करते हैं, दैट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं और सेकेंडरी को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं. सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आर दोज ऑब्जेक्टिव विच कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ सम ऑफ द फर्म्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. यानी कि जो हमारी फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ओवरऑल जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसके अंडर जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो तो होते हैं हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यानी कि डायरेक्टली वो हमारी फर्म के मेन ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. लेकिन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, यानी कि वो इनडायरेक्टली, डायरेक्ट वे में हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो इनडायरेक्ट वे में कंट्रीब्यूट करते हैं. Secondary objective which arise due to the material department assisting some other department in the organization. यानी कि जो विद इन द डिपार्टमेंट, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, मटेरियल है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, सो उनके साथ कैसे वो डील करता है वो हमारे किसके अंदर आते हैं? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में. सो फर्स्ट है हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करते हैं. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? लो प्राइस. कि जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं मटेरियल मैनेजमेंट में, यानी कि उसकी हम कॉस्ट को मेंटेन करके रखें, प्राइस कम से कम हो, यानी कि इफेक्टिवनेस हम बना के रखें. जो भी हम रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं वो हम इफेक्टिवली, कॉस्ट इफेक्टिव लेके आए, ज़्यादा उसका प्राइस हमें ना देना पड़े, क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइस हमारी रॉ मटेरियल का होगा उतना ही वो किस में कंट्रीब्यूट करेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. तो उतना ही हमारे कस्टमर्स के लिए वो महंगा या फिर एक्सपेंसिव हो जाएगा. सो हमें हमेशा लो प्राइस रखना चाहिए, लो प्राइस पे काम करने चाहिए ताकि हम कॉस्ट इफेक्टिवली वर्क कर सकें. सेकेंड इज हाई इन्वेंट्री टर्नओवर. कि ऐसा नहीं है कि हम फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और वो हमारे वेयर हाउस में स्टोर है. ऐसा नहीं होना चाहिए. हमारी जो सेल्स है वो भी रेगुलर होनी चाहिए. इन्वेंट्री टर्नओवर हाई होना चाहिए, यानी कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो साथ साथ सेल भी हो रहा है, तो हम इसको मेंटेन रख सकें. ये भी हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि तभी तो हमारी सेल्स होगी, तभी प्रॉफिटेबिलिटी होगी. लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड पोजेशन. यानी कि जो हम एक्वायर करते हैं, ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर होने के बाद रॉ मटेरियल आता है, मशीनरी आती है, जो जो चीज़ें हमें एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, उनका पोजेशन और एक्विजिशन यानी कि उनको बनाए रखना, उनकी कैरिंग कॉस्ट वगैरह लो बना के रखें, ये भी हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में ही आता है.
कॉन्टीन्यूटी ऑफ सप्लाई, कि जब कस्टमर हमारे रेगुलर डिमांड कर रहे हैं तो हम उन्हें कॉन्टीन्यूटी सप्लाई भी कर सकें, यानी कि कॉन्टीन्यूसली उनकी डिमांड को फुलफिल कर सकें, सप्लायर से हम कॉन्टीन्यूसली रॉ मटेरियल ले सकें। कॉन्टीन्यूटी बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी होगी तभी हमारी प्रोडक्शन कंसिस्टेंटली वर्क करेगी, अदरवाइज हमारी प्रोडक्शन जो है वो इंटरप्ट होगी और हम डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी, कि हमें हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट ही अच्छे लगते हैं, हम हमेशा क्वालिटी को मैटर जरूर रखती है, हमेशा क्वांटिटी के साथ साथ हम क्वालिटी को भी मैटर करते हैं कि उसकी कितनी अच्छी क्वालिटी है। कई बार अब जो हम देखते हैं कि लोग क्वालिटी को क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बनी रहे, ये भी हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है। गुड सप्लायर रिलेशन, कि हमारे सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए। किसी एक सप्लायर के साथ आप बहुत सालों से डील कर रहे हो तो आप चाहोगे कि आप आगे भी उससे डील करो, क्योंकि उसकी वजह से आपको भी कुछ बेनिफिट मिलते होंगे, कुछ डिस्काउंट मिलते होंगे, कुछ चीप प्रोडक्ट्स मिलते होंगे जो चीप रेट पे मिल जाते हैं। सो आप उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखो, ये भी हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि अगर हमारे किसी सप्लायर के साथ रिलेशनशिप में बिगड़ जाते हैं तो वो बाकी सप्लायर्स पे भी इम्पैक्ट डालता है, जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेपुटेशन पे इम्पैक्ट डालेगा। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स, कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनकी डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं है कि जैसे ही हमने उन्हें रिक्रूट किया था उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं हुई है। हम अपने एम्प्लॉयज़ में, वर्कर्स में इम्प्रूवमेंट करें, डेवलपमेंट करें, ये भी हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ अ गुड रिकॉर्ड, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो जो वर्किंग हो रही है उसकी ऑडिटिंग, उसके प्रॉपर रिकॉर्ड हम मेंटेन करके रखें, ताकि आगे हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े जिसमें हमें ये आइडिया ही ना हो कि हमने कितना परचेज किया था, क्या सेल किया था। तो हमें अपने गुड रिकॉर्ड बना के रखने चाहिए। नाउ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, सो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या है? एक तरीके से रेसिप्रोकल, इट मीन्स आप कस्टमर से खरीदते हो और कस्टमर से ही बेचते हो। कई बार आपके कस्टमर हैं, उनका भी कोई ना कोई काम होता है, जैसे आपको जो रॉ मटेरियल रिक्वायर है और आपके कस्टमर को फिनिश्ड गुड रिक्वायर है, तो आपको रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल आपका बिस्किट का फर्म है, बिस्किट की ऑर्गेनाइजेशन है, सो आप क्या करते हो, उसके लिए आपको फ्लावर चाहिए, आपको आटा चाहिए, सो वो कहाँ से मिल सकता है आपको? आपका कोई एक कस्टमर है जिसकी मिल है, तो आप क्या कर सकते हो, आपका कस्टमर ही आपका सप्लायर बन जाएगा और वही आपका क्या है, कस्टमर। सो रेसिप्रोसिटी हमें ज़्यादा से ज़्यादा निकालनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारे जो कनेक्शंस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होते हैं। न्यू मटेरियल एंड प्रोडक्ट, कि जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है, डे बाय डे अप टू डेट रहना चाहिए हमें, नए नए मटेरियल, नए नए प्रोडक्ट इनोवेट करने चाहिए, क्रिएटिविटी लानी चाहिए, क्योंकि हमें मोनोटोनस नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक प्रोडक्ट जो बना दिया उसमें कोई चेंज ना करें, हमें डायनामिक होना चाहिए, रिगिडिटी से दूर रहना चाहिए। इकोनॉमिक मेक और बाय, कि हम मेक और बाय डिसीजन लेते हैं, कि जैसे हमें जो रॉ मटेरियल रिक्वायर है वो हम खुद ही बनाएंगे या कहीं और से खरीदेंगे। सो उसके वो भी हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है कि हम वो इकोनॉमिकली करें। इसका मतलब जिसकी कॉस्ट कम आएगी, अगर हम उसे खुद बनाते हैं तो कम कॉस्ट आती है, या किसी और से खरीदते हैं रॉ मटेरियल को तो कम कॉस्ट आती है। सो जिसमें कॉस्ट सबसे कम होगी, क्वालिटी सबसे अच्छी होगी, हम उसी को खरीदेंगे, उसी को यूज करेंगे। सो इकोनॉमिक मेक और बाय डिसीजंस भी क्या होते हैं, हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बनाए रखना, एक पर्टिकुलर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्वालिटी की टर्म्स में हो, क्वांटिटी की टर्म्स में हो, हर जगह हमारा स्टैंडर्डाइजेशन बनाए रखना, ये भी हमारी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में ही आता है। जैसे ISI है, अब जो गोल्ड वगैरह होते हैं या फिर जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे ISI मार्क नहीं होता तो हम क्या सोचते हैं कि ये अच्छे नहीं है, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बनाना भी हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। देन प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, ऑब्वियसली कि आपके प्रोडक्ट में टाइम के साथ साथ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। हमेशा जो भी आप आज बना रहे हो, आगे आने वाले टाइम में आप उसमें कोई ना कोई इंप्रूवमेंट जरूर कर सकते हो। सो आपको वो इंप्रूवमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए, कंसिस्टेंटली आपको उसमें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं डिपार्टमेंट में जो काम करे उन एम्प्लॉयज़ के अंदर, तो ऑब्वियसली वो उनकी प्रोडक्टिविटी पे, उनकी वर्किंग पे इफेक्ट डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। सो आपको इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप को मैनेज करना चाहिए और अच्छे से उनकी रिलेशनशिप बिल्डअप करनी चाहिए, ये हमारे ऑब्जेक्टिव में आना चाहिए। इकोनॉमिक फोरकास्ट, यानी कि जो भी हम फोरकास्ट कर रहे हैं वो हमारा सही होना चाहिए, चाहे वो हम सेल्स फोरकास्ट कर रहे हैं, परचेज फोरकास्ट कर रहे हैं। हम अपनी सेल फोरकास्ट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना परचेज फोरकास्ट करेंगे। सेल यानी कि कितने लोग हमारी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, उसके बिहाफ पे हम क्या डिसाइड करेंगे कि हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए। सो हमारी जो फोरकास्ट है वो सही होनी चाहिए।
नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, की वो क्या फंक्शंस, क्या काम वो परफॉर्म करता है, वो किसके अंडर आते हैं, हमारे फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारा मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो क्या वर्क करता है। फर्स्ट इज मटेरियल प्लानिंग एंड बजटिंग, सबसे पहले बजटिंग और प्लानिंग की जाती है। मटेरियल प्लानिंग में हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमारा सेल फोरकास्ट हमने किया कि हमारे 600 की डिमांड हो सकती है, 600 प्रोडक्ट की डिमांड होगी, सो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, परचेज फोरकास्ट करेंगे कि हमें कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर है, देन उसे हम अपने बजट से मैच करेंगे कि हम कितनी, हमारे पास पैसे रिक्वायर हैं, कितना मनी हमारे पास रिक्वायर्ड है और हमारे पास कितना ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारी मटेरियल प्लानिंग एंड बजटिंग करेंगे। देन प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल, हमने बजटिंग कर ली, प्लानिंग कर ली और हमने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम किससे लेने वाले हैं, हमने अपना सप्लायर डिसाइड कर दिया, उसे ऑर्डर दे दिया, देन हम क्या करेंगे, प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल को खरीद लेंगे, सप्लायर से मटेरियल को प्रोक्यूर कर लेंगे, उससे मटेरियल को ले लेंगे। देन हम जब हमारे पास वो आएगा तो हम उसका क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं कि जितनी क्वालिटी हमने चाही थी उतनी है या नहीं, जितनी क्वांटिटी हमने मंगाई थी उतनी आई है या नहीं, सारी इंस्पेक्शन किसके अंडर आ जाएंगे, हम प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल। देन स्टोरेज ऑफ मटेरियल, अब हमने मटेरियल ले लिया है, उसकी इंस्पेक्शन कर लिया है, सब कुछ सही है, तो अब हम क्या करते हैं, उसे वेयर हाउस में क्या करते हैं, हमारे स्टोर कर लेते हैं। स्टोरेज ऑफ मटेरियल, यानी कि जो टेम्परेचर उसे रिक्वायर है, जो वेंटिलेशन उसे चाहिए, जितना स्पेस उसे चाहिए, उसे वहाँ पे इफेक्टिवली और एडुकेटली हम क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे हमारे मटेरियल को। अब हमने उसे स्टोर करके रख लिया, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इशू ऑफ मटेरियल, कि अब हमारा मटेरियल जो स्टोर है उसकी रिक्वायरमेंट है तभी तो हमने उसे मंगाया है, अब जैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम डिपार्टमेंट को उसे इशू कर देंगे, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जितना चाहिएगा स्टोरेज में से हम क्या कर देंगे, उन्हें इशू कर देंगे मटेरियल को, और ये हम रिकॉर्ड भी कर लेंगे कि किस डिपार्टमेंट को हमने कितना इशू किया है। देन इन्वेंट्री कंट्रोल, कि हम ये कंट्रोल करके चलेंगे, जैसे जैसे हम इशू करते हैं हमारा स्टॉक खत्म होता जाता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा डेड स्टॉक ना हो जाए, कि ऐसा ना हो जाए कि हम डेडलाइन पे आ चुके हैं, हमारे पास स्टॉक नहीं है। सो उसे मैनेज करने के लिए हमें इन्वेंट्री को कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो दोबारा हमें प्रोक्यूर करना पड़ेगा। वेंडर डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन एंड रेटिंग, कि जो हमारे वेंडर्स होते हैं, जिससे सप्लायर्स होते हैं, जिनसे हम लेते हैं, उनकी इवैल्यूएशन करना, कि उनकी हिस्ट्री चेक करना, देन ये देखना कि कौन सा बेस्ट है, उनकी रेटिंग चेक करके हम अपने बेस्ट वेंडर को सेलेक्ट करें, जिससे हम क्या लेते हैं, सप्लाइंग करते हैं, या फिर जिसको हम दे सकते हैं वो हमारे लिए एज अ एजेंट काम करेगा हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। देन मटेरियल हैंडलिंग, यानी कि मटेरियल हैंडलिंग का काम भी हमारा मटेरियल मैनेजमेंट का ही होता है। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब क्या है, कि ये एक कॉस्ट है जो हमारे प्रोडक्ट में बिल्कुल भी वैल्यू ऐड नहीं करती। एक इसका मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जब हम प्रोडक्ट को या फिर रॉ मटेरियल को सेंड करते हैं, जैसे स्टोरेज से लेके हमें इशू किया, उसमें जो हमने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया है, ट्रांसफर किया है, उसमें कितनी कॉस्ट आई है, वो किसके अंडर आती है, मटेरियल हैंडलिंग। तो मटेरियल हैंडलिंग को हम मिनिमम रखें, ये भी हमारा फंक्शन होता है। डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप, ऐसा नहीं होता कि जितना मटेरियल आपने मंगाया है सारा का सारा ही आपने यूज़ कर लिया, कई बार कुछ वेस्टेज हो जाता है, कुछ गलती से कुछ गलत तरीके से यूज़ कर दिया, उसमें कुछ और ऐड कर दिया, सो जो स्क्रैप बचता है हमारा उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, ये भी किसका फंक्शन है, मटेरियल मैनेजमेंट का। परचेज एनालिसिस एंड रिसर्च, की रिसर्च करना कि हमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रोडक्ट हम परचेज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल में क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो सब हम किसके अंडर करते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, यानी कि जो भी कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको, ट्रैफिक को मैनेज करना भी किसका काम होता है, हमारे मटेरियल मैनेजमेंट का। देन इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, यानी कि मटेरियल मैनेजमेंट की अब इम्पोर्टेंस क्या है, हम मटेरियल को मैनेज कर रहे हैं, जो वो ऑब्जेक्टिव है वो उसे परफॉर्म कर रहे हैं, उससे हमें क्या इंपॉर्टेंस मिलेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। सो फर्स्ट इज रिड्यूस लीड टाइम, यानी कि लीड टाइम रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि जैसे हमारे पास अभी फिलहाल कोई भी रॉ मटेरियल नहीं है और अगर हम मटेरियल मैनेजमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, इसका मतलब ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा कि तब हमारे पास नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होगी। सो वो हमारे लीड टाइम को रिड्यूस कर देगा, यानी कि जो खाली टाइम हम इस वेट में निकाल देते हैं कि हमारे पास मटेरियल कब आएगा, सो ये हमारे रिड्यूस करता है लीड टाइम को, जो टाइम को इफेक्टिवली यूज करने में हेल्प करता है। लोअर प्राइजेस ऑफ मटेरियल, कि हमारे सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे, हम एक टाइम पे एक ही सप्लायर से कुछ बहुत सालों से ले रहे हैं तो हमारी कॉस्ट भी कम आएगी, क्योंकि डिस्पोजल या फिर वेस्टेज हमारा कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमारे मटेरियल की कॉस्ट या फिर प्राइजेस लो रहेंगे।
फास्टर इन्वेंट्री टर्नओवर, ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी था और ये हमारा एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। इसका मतलब क्या है कि इन्वेंट्री टर्नओवर, अगर हम मटेरियल मैनेजमेंट पे वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगी और हमारा जो है इन्वेंट्री टर्नओवर वो फास्ट हो जाएगा, यानी जल्दी जल्दी सेल होगी, हमारी मार्केट में डिमांड होगी, कस्टमर्स बाय करेंगे। कॉन्टीन्यूटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई कॉन्टीन्यूस रहेगी, हमारे सप्लाई जो रॉ मटेरियल हमें रिक्वायर है वो कॉन्टीन्यूटी होगी और हम भी सप्लाई एडुकेटली करेंगे, यानी कि जितनी भी डिमांड होगी मार्केट में उतनी सप्लाई हम डाल सकेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन फ्लो है वो प्रॉपर होगा मटेरियल मैनेजमेंट की हेल्प से। बेटर रिलेशनशिप, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव में हमने देखा था कि ये सप्लायर के साथ साथ इंटर डिपार्टमेंट रिलेशनशिप पे फोकस करता है। सो कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, बैरियर नहीं होगा हमारी प्रोडक्टिविटी में, उनकी रिलेशन अच्छी होंगी, एक दूसरे के साथ वो अच्छे से बिहेव करेंगे। सो ये हमारा क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें ह्यूमन तो काम करती हैं और उनकी जितनी अच्छी रिलेशनशिप होगी उतनी ज़्यादा ही प्रोडक्टिविटी होगी। पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे उसमें काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, उन्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये भी हमारा मटेरियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है, जो उनकी क्या ब्रांड वैल्यू उनकी बढ़ा देते हैं। रिड्यूस मटेरियल डिस्पोजल, यानी कि हमने ये देखा है कि हम मटेरियल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, एडुकेटली वर्क करते हैं, प्रोडक्शन फ्लो बनाए रखते हैं, वेस्टेज कम से कम करते हैं। तो हमारा अगर वेस्टेज कम से कम होगा तो वो डिस्पोजल भी कम कर देगा, मटेरियल डिस्पोजल भी रिड्यूस कर देगा, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि वो मटेरियल हैंडलिंग करता है तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you.